हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो एजुकेशन एकेडमी। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए क्लास 9th का चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे एटम के बारे में, उसके मॉडल्स के बारे में, उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ एन एटम? एटम क्या होता है? एटम क्या है कि सबसे छोटा पार्टिकल होता है जिसको आप दोबारा और आगे डिवाइड नहीं कर सकते, ना वो आपको दिखेगा और ना ही आप उसके और टुकड़े कर सकते हो। तो वी कैन से कि द स्मॉलेस्ट इनविजिबल, इनडिविजिबल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल पार्ट ऑफ मैटर। फॉर एग्जाम्पल ले लो आप सोडियम या फिर मैग्नीशियम। आप सपोज ये भी ले सकते हो वुड के अंदर जितने भी एटम होंगे वो सारे क्या है, वुड के ही होंगे। आप कोई भी जैसे आटा ले लो, आटा के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होंगे, जितने भी एटम होंगे वो सारे आटा के ही होंगे। ठीक है। अगर आप मिल्क का एग्जाम्पल ले लो तो मिल्क के अंदर जितने भी पार्टिकल होंगे, जितने भी एटम होंगे वो सारे मिल्क का ही होंगे। सपोज करो ये आपके सोडियम के एटम हैं, राइट। अब ये जो सोडियम के एटम प्रेजेंट है, इनके अंदर सोडियम की ही प्रॉपर्टी प्रेजेंट होगी। ये नहीं है कि अगर ये सोडियम के एटम है तो इसके अंदर प्रॉपर्टी आपको मैग्नीशियम की दिखे, ऐसा नहीं होता है। अगर आप कोई पेज लेते हो तो उसके अंदर जो पेज के पार्टिकल होंगे, जो एटम होंगे, उनके अंदर पेज की ही प्रॉपर्टी होगी, ना कि वुल की प्रॉपर्टी होगी, राइट। आई समझ में आप लोगों को? व्हाट इज एन एटम? It is an invisible, indivisible and indestructible part of matter, right? Now next is subatomic particle of matter. Matter के जो subatomic particle है वो कौन कौन से है? वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये तीन पार्टिकल जो है वो एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। इनको हम फंडामेंटल पार्टिकल्स भी बोलते हैं या हम इनको सब एटॉमिक पार्टिकल बोल देते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है। सपोज करो कि ये अगर आपका एटम है तो जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है वो इसके बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होगा, राइट। और जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके ऑर्बिट में ऐसे रिवॉल्व करते हैं। तो जो बीच में प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस और प्रोटॉन, उनको कलेक्टिवली हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन। और इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो रिवॉल्व करते हैं, राइट। उसके बाद है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का रिलेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है इसलिए -1, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है इसलिए +1 और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, इसीलिए ये न्यूट्रल है। इनका रिलेटिव मास जो है AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट। इलेक्ट्रॉन का होता है 1/1836, प्रोटॉन पे 1, न्यूट्रॉन का 1। चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर सेम होता है, बट इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव और न्यूट्रॉन पर कोई एब्सोल्यूट चार्ज नहीं होता। ऐसे ही एब्सोल्यूट मास जो है इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा होता है 9.11 × 10⁻³ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर क्या होता है कि सेम चार्ज होता है 1.67 × 10⁻27। तो दीज आर द अबाउट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। कई बार क्या है कि इनके बीच में डिफरेंस 2 या 3 डिफरेंसेस पूछ लिए जाते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो आप ये बता सकते हैं। फिर उसके बाद आता है कि जो इलेक्ट्रॉन हमारा सब एटॉमिक पार्टिकल है उसकी डिस्कवरी किसने की? उसकी डिस्कवरी की जे थॉमसन ने। उसकी डिस्कवरी किसने की? जे थॉमसन ने। इसने क्या किया कि एक कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया। उसने कैथोड और एनोड 2 इलेक्ट्रोड लिए, उसको क्या है हैवी वोल्टेज जनरेटर से उसको कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास की तो इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर क्या हुआ, कैथोड रे से क्या है कि एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जो है वो डिस्चार्ज हुए, जो एनोड की तरफ जाते हुए दिखाई दिए। तो इन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को नाम दिया उन्होंने, क्या दिया? इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए इनको कैथोड रेज के नाम से भी जाना जाता है इलेक्ट्रॉन को। तो इनको इलेक्ट्रॉन का दूसरा नाम क्या है? कैथोड रेज। ओके। अब इसी एक्सपेरिमेंट के ऊपर
क्या है कि प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। प्रोटॉन को भी इन्होंने ऐसे ही डिस्कवर किया। इसमें गोल्डस्टीन ने, अर्नस्ट गोल्डस्टीन ने इसकी डिस्कवरी की प्रोटॉन की। उन्होंने सेम गैस डिस्चार्ज ट्यूब ली, उसमें क्या है कि एनोड से पॉजिटिव पार्टिकल जो है वो एमिट होते हुए दिखाई दिए, जिसको उन्होंने नाम दे दिया कैनाल रे। तो प्रोटॉन को आप कैनाल रे के नाम से भी जान सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर कैनाल रेज, तो कैनाल रेज कुछ नहीं है, ये है एक प्रोटॉन। प्रोटॉन का ही दूसरा नाम है कैनाल रेज। तो इससे, उस एक्सपेरिमेंट से इन्होंने प्रोटॉन की डिस्कवरी की। प्रोटॉन के ऊपर किस टाइप का चार्ज होता है? प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, एंड न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ओके। फिर आता है न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की? ये की आपके चैडविक ने 1932 में। उन्होंने क्या कहा कि न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के बिल्कुल बीच में, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। ये अगर एटम है तो आपका जो न्यूट्रॉन है वो इसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। इट इज़ न्यूट्रल। न्यूट्रल मीन्स इसके पास ना कोई पॉजिटिव चार्ज है ना कोई नेगेटिव चार्ज है। तो वी कैन से कि इट डजंट कंटेन एनी चार्ज। न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल, इसके पास कोई चार्ज नहीं है, राइट। फिर आता है आपका थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। एटम का सबसे पहला जो मॉडल आया उसका नाम था थॉमसन मॉडल। इसने क्या है कि इसमें थॉमसन मॉडल ऑफ एटम में ये प्रपोज, उसने क्या क्या बताया कि ये बताया कि एन एटम इज अ यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एज वेल एज नेगेटिव चार्ज। जो आपने वाटरमेलन देखा होगा, उसके अंदर आपने बीज देखे होंगे, वो कैसे एम्बेडेड होते हैं, ऐसे स्कैटर्ड होते हैं। तो इसने उसको नोटिस में रख के उसने ये बोला कि जितने भी पॉजिटिव चार्ज है और जितने भी नेगेटिव चार्ज है वो उसके अंदर एम्बेडेड है। एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल क्यों बोला? क्योंकि उसने बोला कि जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उसके अंदर उतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे। तो जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है तो वो आपस में कैंसिल आउट कर देते हैं, क्योंकि हमने मैथ में कितनी बार पढ़ा हुआ है कि अगर पॉजिटिव 2 है और नेगेटिव 2 है तो वो आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो ऐसे ही इन्होंने बोला कि एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। जितने पॉजिटिव होंगे उतने ही नेगेटिव होंगे, जिससे वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। दिस मॉडल इज ऑल्सो, अब इसका नाम क्या क्या दिया? मेलन मॉडल बोल देते हैं इसको, प्लम पुडिंग मॉडल भी बोल देते हैं, और एप्पल पाई मॉडल के नाम से भी ये जाना जाता है। अब इसकी लिमिटेशन, क्या लिमिटेशन हुई, क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाए? ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए कि हाउ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन वर अरेंज इन एटम सो क्लोज टू ईच अदर। कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन थे उसके अंदर जो उन्होंने मॉडल बनाया, प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल, तो उसके अंदर जो उन्होंने उनकी प्रेजेंस को नहीं शो कर पाए कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कैसे उसके अंदर इतने आपस में एक दूसरे के क्लोज उन्होंने दिखाए। तो वो उनकी, उसके पीछे क्या रीज़न था, क्यों वो क्लोज थे, ये वो शो नहीं कर पाए। इसलिए ये थॉमसन मॉडल जो है वो ज़्यादा चला नहीं। फिर उसके बाद आपका ये देखो थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, इसके अंदर ऐसे जैसे हम वाटरमेलन में देखते हैं वैसे ही उसको देखते हुए उन्होंने ये मॉडल आपका बनाया। फिर उसके बाद जब ये नहीं चला, ज़्यादा नहीं चल पाया ये मॉडल, तो फिर उसके बाद आया रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। अब रदरफोर्ड मॉडल में क्या था कि इन्होंने क्या किया, एक अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल के ऊपर बम्बार्डमेंट करवाया। जिससे क्या है कि गोल्ड फॉइल को क्यों लिया इन्होंने? क्योंकि गोल्ड फॉइल के अंदर एटम जो है छोटे से एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा एटम प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उन्होंने गोल्ड फॉइल ली। अल्फ़ा पार्टिकल क्यों लिए? क्योंकि वो हैवियर पार्टिकल होते हैं, उनका साइज़ हैवी होते हैं और उनकी स्पीड जो है वो फास्ट होती है, इसलिए उन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल लिए एज कंपेरिजन टू बीटा पार्टिकल और गामा पार्टिकल। अब इसमें उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि कुछ पार्टिकल, अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो बिल्कुल सीधे सीधे निकल गए, ठीक है। कुछ पार्टिकल जो है वो बाउंस बैक कर गए, कुछ क्या है कि डिफ्लेक्ट हो गए। ये देखो, कुछ डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ सीधे चले गए, कुछ डिफ्लेक्ट हो गए, और कुछ क्या है कि बाउंस बैक होके वापस चले गए। तो इस रदरफोर्ड मॉडल में ये उन्होंने शो किया। अब क्या क्या ऑब्जर्व किया ये भी मैंने आपको बताया। पोस्टुलेट्स क्या थे इसके कि इन्होंने ये नोटिस किया कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एन एटम इज एम्प्टी, कि जहाँ से ये रेज जो है अल्फ़ा पार्टिकल की सीधी निकल गई, इट्स मीन कि वहाँ पर एरिया जो है एटम का वो क्या है कि
खाली है, एम्प्टी है। फिर उन्होंने ये जाना कि देयर इज़ अ पॉजिटिव चार्ज सेंटर इन एटम। अब जो यहाँ से जो सपोज करो ये न्यूक्लियस था, तो यहाँ से जब भी अल्फा पार्टिकल क्रॉस हुई तो वो इसके अंदर से नहीं गई, इसके अंदर से जाने की बजाय वो ऐसे डिफ्लेक्ट हो गई। तो इससे ये पता चला कि न्यूक्लियस में जो है पॉजिटिव चार्ज जो है वो प्रेजेंट है। फिर द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल कंपेयर टू एन एटम, और इस न्यूक्लियस का साइज जो है वो एटम के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा है। इलेक्ट्रॉन, और इन्होंने और क्या बताया, उन्होंने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड में ही रिवॉल्व करते हैं, न कि इधर उधर। जैसे उन्होंने थॉमसन मॉडल ने क्या बताया था कि भी वो पूरे एम्बेडेड इधर उधर स्कैटर्ड होते हैं, जैसे बीज स्कैटर्ड होते हैं वैसे स्कैटर्ड होते हैं। बट इन्होंने क्या बताया, रदरफोर्ड मॉडल में ये बताया गया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके न्यूक्लियस के चारों तरफ राउंड राउंड चक्कर काटते हैं। ओके, फिर आपका आता है रदरफोर्ड के बाद अब इसके क्या ड्रॉबैक्स थे। अब ड्रॉबैक्स पता चलेंगे तभी तो नेक्स्ट मॉडल आएगा। तो इसमें ड्रॉबैक्स में क्या थे कि अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस विच इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। अब जो न्यूक्लियस के राउंड राउंड जो इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर काट रहे हैं वो क्या है कि स्टेबल नहीं है। अब जैसे ये राउंड राउंड करेंगे तो इनमें एक्सेलरेशन होगा तो इनकी स्पीड बढ़ेगी। जैसे ही इनकी स्पीड बढ़ेगी राउंड राउंड में, तो ये लास्ट में कहाँ फॉल आ जाएंगे, न्यूक्लियस के अंदर ये फॉल हो जाएंगे, गिर जाएंगे। जिससे क्या है कि ये पता चलता है कि जो एटम जो है वो अनस्टेबल हो गया है। बट हमें पता है कि एटम्स आर क्वाइट स्टेबल। एटम क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। रदरफोर्ड मॉडल कुड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एन एटम। एटम के एटॉमिक मास के बारे में भी ये मॉडल जो है वो बता नहीं पाया, एज इट प्रपोज ओनली द एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। सिर्फ इसने ये बताया कि न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ प्रोटॉन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। उन्होंने ये न्यूट्रॉन के बारे में कुछ भी नहीं बताया कि न्यूट्रॉन भी जो है वो न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। तो वो इस प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर पाए कि जो एटम का एटॉमिक मास है वो किसकी वजह से है। तो ये इनका रदरफोर्ड मॉडल का ड्रॉबैक रहा है। ओके, फिर उसके बाद आया बोर मॉडल ऑफ एटम। अब उसमें जब रदरफोर्ड मॉडल में कुछ ड्रॉबैक्स रह गए थे, कुछ लिमिटेशंस थी, तो उसको कवर करने के लिए ये थर्ड मॉडल आया, बोर मॉडल ऑफ एन एटम। इसके अंदर नील बोर जो साइंटिस्ट था 1913 में उसने ये बोला कि जो एटम है वो कंसिस्ट ऑफ हेविली पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस के अंदर है उसके अंदर जो है पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। द होल मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। जो एटम है उसका जितना भी मास होता है वो न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होता है। ये किसने बताया, बोर मॉडल ने बताया। अगर ये कई बार पूछ लिया जाता है कि न्यूक्लियस का जो मास है वो न्यूक्लियस के अंदर सेंटर में होता है, ये किस मॉडल ने डिस्क्राइब किया, तो यू विल आंसर बोर मॉडल ऑफ एन एटम। फिर इलेक्ट्रॉन इन एन एटम रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन डेफिनेट सर्कुलर पाथ। अब जैसे उसमें तो उसने बोला कि रिवॉल्व करता है इसके चारों तरफ राउंड राउंड राउंड, बट बोर मॉडल ने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं वो एक लिमिट जैसे शेल के अंदर जो है वो रिवॉल्व करते हैं। सपोज करो ये आपका न्यूक्लियस, ये आपका एटम है, ठीक है, ये बीच में आपका न्यूक्लियस हो गया। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व जो है वो ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व करते हैं। जैसे हमारा सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में सन हमारा बीच में होता है और प्लेनेट हमारे इसके चारों तरफ होते हैं। तो उन्होंने सोलर सिस्टम को देखते हुए ये मॉडल बनाया कि जो आपका न्यूक्लियस है वो बीच में है और जो इलेक्ट्रॉन है वो एक फिक्स्ड पाथ के ऊपर रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। और ये इनका एक अपना एनर्जी लेवल होता है, तो ये अपने एनर्जी लेवल के अंदर राउंड राउंड घूमते रहते हैं। ये नहीं है कि एकदम से आए और बिल्कुल न्यूक्लियस के अंदर आके जम गए, ये नहीं है। ये इनका एक लिमिट पाथ है, उसके अंदर ये रिवॉल्व करते रहते हैं। अगर ये एक शेल से दूसरे शेल में जाते हैं तो कुछ एनर्जी जो है उनकी वो वेस्ट होती है, वो चली जाती है। द चेंज इन एनर्जी टेक प्लेस व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू द अनदर एनर्जी लेवल, और ईच एनर्जी लेवल इज एसोसिएटेड विद डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। हर एनर्जी लेवल का अपना एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, राइट। ये था बोर मॉडल ऑफ एन एटम।
उसके अब ये जो मैंने आपको टॉपिक करवाए हैं, जो 3 मॉडल आपको बताए हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल बताए हैं, इन 3 मॉडल्स के ऊपर ये 2 या 4 जो क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाए हैं, तो ट्राई करना कि आप लोग पहले वीडियो को अच्छे से समझना, फिर उसके बाद ये 3 या 4 जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं इनको ट्राई करने की कोशिश करना। अगर आपसे फिर भी ना हो तो प्लीज़ आप कमेंट करना, आई विल गिव यू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना मेरी ये वीडियो, और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल रेनबो एजुकेशन अकेडमी।